जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग अब इस चैप्टर के अंतिम छोर पे पहुंचे हुए हैं। ठीक, इस चैप्टर को जैसे थ्योरी लगभग ख़त्म होने वाली है। जैसे थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो इसके साथ ही हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करेंगे, वो भी VVI रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना। मतलब संभावित है, संभावना है कि पूछे जाएंगे। और आप लोग इस जितना अभी पढ़ाया गया है उसमें जितने सारे जो टॉपिक्स में ट्रिपल स्टार लगा हुआ है वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा। आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं, और ये टॉपिक भी जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना। देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का बनना। हमने इससे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है। वस्तु को हमने यहाँ पे रखा AB, है ना, यहाँ पे, और प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन रहा है A' B'। ठीक है ना। ये दो किरण हमने लिया, एक ऐसे गई जो केंद्र से होते हुए गई, और एक समानांतर ये टकरा करके निकल गई और यहाँ पे कट करता है। और हमने बताया कि जो इसके बारे में जब देखना है तो पिक्चर को देख करके हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, है ना, किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सदा, सदा मतलब हमेशा, मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखा जाए, है ना, कितना भी दूरी पे रखेंगे, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी हमेशा कैसी होगी, आभासी यानी काल्पनिक होगी। हमेशा बात बोल रहा हूँ, हमेशा। ठीक है, और आभासी के साथ साथ हमेशा याद आपको रखना है कि सीधा भी होता है ना। पिछले वीडियो में बताते चल रहा हूँ कि आभासी के साथ हमेशा क्या होगी, सीधा होगी। ठीक है, चलिए तो वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगी, सीधा बनेगी, छोटा, है ना, हमेशा छोटा भी रहेगा, और हमेशा दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ना, बहुत सारा। तो आप इसकी सहायता से हम इसका देखेंगे, है ना। ये यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कि आभासी प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनेगी, इसी का यहाँ पे भी काम करेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, है ना, और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में, है ना, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, और उसके साथ में ये भी पूछा जाता है क्यों, मतलब क्यों किया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी। तो क्योंकि वे किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम उत्तल दर्पण के जगह पे अगर किसी दूसरे दर्पण का उपयोग करें तो क्या दिक्कत है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी हम चला रहे हैं आगे, ठीक है, गाड़ी ऐसे चल रही है, साइड में मिरर है ना, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है। अब पीछे से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी आ रही है तो उत्तल दर्पण जब हम यूज करते हैं तो हमने क्या बताया कि पिक्चर को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगी, छोटा, है ना। तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो बड़ा गाड़ी है या छोटा गाड़ी है ना, इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, है ना। मतलब कोई भी गाड़ी हो, 10 चक्का हो, 20 चक्का हो, 22 चक्का हो, कोई भी, कितना भी दूरी पे रखेंगे तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हमें जानकारी हो जाएगी ना कि हाँ भाई पीछे 10 चक्का है, 20 चक्का है तो उसके हिसाब से हम अपना गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे।
अच्छा मान लीजिए समतल दर्पण भी हम लोगों ने पढ़ा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ लिया है। तो समतल दर्पण में क्या बताया गया था कि समतल दर्पण में हम वस्तु को अगर जितनी दूरी पर रखते हैं तो उतनी ही दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनती है। तो अब सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए हम गाड़ी अगर पीछे से आ रही है, समतल दर्पण हम लगाए हुए हैं, गाड़ी पीछे से आ रही है, गाड़ी पीछे से जब आएगी तो बताइए कि ट्रक जो होता है या बस जो होता है, तो कोई बस जो होती है छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, और किसी का जो आगे का जो फेस जो होता है ट्रक का, वो तो सब बहुत सारे ट्रक का सेम रहता है, लेकिन चक्का क्या होता है, लंबाई और चक्का बड़े होते हैं, चक्का बहुत सारे लगे होते हैं, तो गाड़ी तो लंबी हो जाएगी। अब गाड़ी हमारे नज़दीक आ गई, तो नज़दीक आ गई तो क्या दिखेगा, सिर्फ उसका फेस दिखेगा। तो हमको मालूम चलेगा कि भाई बताओ जो कौन सा मतलब 10 चक्का है या 12 चक्का या 20 चक्का है, तो हमको मालूम नहीं चलेगी। और इस हिसाब से हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं करेंगे और एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। अगर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो अवतल दर्पण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए कि अवतल दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो कुछ और प्रतिबिंब बनता है ना। फोकस पे रखते हैं तो कुछ और जगह पे बनता है, कहीं बड़ा बनता है, कहीं छोटा बनता है। और मान लो अवतल दर्पण हम यूज करेंगे तो गाड़ी बड़ी दूर रहेगी तो कुछ और पिक्चर बनता हुआ दिखा देगा, नजदीक बीच में आएगा तो कुछ और बनता दिखाई देगा, नजदीक आएगा तो कुछ और बनता दिखाई देगा, और इस हिसाब से हमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ना समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में पूछता है, पूछा हुआ है, और पूछने की संभावना भी कि पूछेगी, है ना, कि स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में या पश्च दृश्य, ये भी पूछता है, पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो उत्तल दर्पण, और 2 नंबर में पूछता है क्यों किया जाता है, तो वो भी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात करेंगे। ये चिन्ह परिपाटी कुछ और नहीं, निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति ही समझ लीजिए कि वो है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए कि अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति देख लेते हैं, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बनाया जाता है ना, उसके बारे में, उसी से रिलेटेड वो है, फिर तुरंत आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे आप लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स और माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई लेते हैं हम लोग, है ना। बीच में मूल बिंदु होता है यहाँ पे, कहीं कहीं क्या होता है, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए कि इस तरफ दाहिने तरफ चलने पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे जितने सारे मान हम लोग रखते हैं, +1 +2 +3 सब प्लस में होता है। और इधर क्या होता है, एक्स का माइनस वैल्यू -1 -2 -3 होता है। और ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, प्लस, है ना, इधर माइनस में, और नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये भी माइनस में होता है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि हम लोग को इसको ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक है, इसको ध्यान दे करके चलना है। आपतित प्रकाश की दिशा का मतलब होता है कि आपतित दिशा, आपतित किरण की दिशा, जिस डायरेक्शन में हम लोग प्रकाश किरण को डालेंगे, है ना, जिस तरीका से डालेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लिया, ये अवतल दर्पण ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या किया हमने, ये चिन्ह परिपाटी जैसा कुछ बना दिया, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे मूल बिंदु है, ध्रुव इसको बोलेंगे हम लोग। अब हमने प्रकाश किरण को ऐसे डाला, तो इसका मतलब आपतित किरण की दिशा ये वाला हो गया। तो कहता है कि इससे दाईं ओर की दिशा, तो कहता है कि मूल बिंदु यानी ध्रुव से, मूल बिंदु से दाईं ओर की दिशा की जो सारी दूरियां जो होती है, दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं, सब क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब इस तरफ आएंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। नीचे आने पे क्या होगी, वो भी ऋणात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत डाली जाएगी तो धनात्मक होगी। उस सब किस पे डिपेंड करेगा, आपतित किरण की दिशा पे डिपेंड करेगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए, अगर आपतित किरण की दिशा में जो भी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा, ये इधर प्रकाश की किरण डाला,
तो देखो, तो यहाँ पे तो ध्रुव होता है P, यहाँ पे क्या होता है F, यहाँ पे क्या होता है C, होता है ना। तो देखिए इस डायरेक्शन में ये जा रहा। अच्छा, मान लीजिए ध्रुव से सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से। चलो देख लीजिए यहाँ पे, ये सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उधर देखेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है। और दर्पण के अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर हो, और अक्ष के ऊपर होगा तो धनात्मक, और अक्ष के नीचे होगा तो ऋणात्मक। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इस बात को भी समझिए। अब जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे बताइए भाई कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक होती है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, तो प्रकाश की किरण हमने इधर से डाला, तो ये आपतित प्रकाश की दिशा हो गई है ना, आपतित प्रकाश की दिशा हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब बताइए फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी यही ना होता है। और वक्र त्रिज्या r होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से अगर दूरी हम मापते हैं, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, अब यहाँ से इसको मापिए, ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे। तो देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए ये इधर की तरफ जा रहा, ये इधर की तरफ आ रहा, तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आर की भी अगर बात करेंगे तो ये भी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो हम लोग नोट में यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण आपका हो गया ऐसे। तो आप यहाँ पे F और यहाँ पे C रख लीजिए। प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे, यहाँ पे ध्रुव है। देखिए अब यहाँ से यहाँ की दूरी मापेंगे ऐसे, स्मॉल f, और यहाँ से यहाँ की दूरी मापेंगे r। अब देखिए ये डायरेक्शन इधर चल रहा है ऐसे दिशा में, और इसकी दूरी भी देखिए दिशा सेम सेम है। सेम सेम है का मतलब यहाँ पे उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, और यहाँ से वक्रता त्रिज्या जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हमेशा धनात्मक होगी, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। तो यहाँ नोट बना लीजिए, नोट। और नोट में एक पॉइंट लिखिए, हम लोग एक नहीं 2 पॉइंट लिखेंगे। लिखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अब दूसरा में लिखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है। ये याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये दोनों याद रखिए। एग्जाम में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और उसके साथ जो है हमेशा न्यूमेरिकल्स बनाने में ये बहुत हेल्प करेंगे हम लोग को। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है बहुत बार पूछा गया है, और इसका यूज भी हम बहुत करते हैं। देख लीजिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए वो क्या कहलाएगी? वस्तु दूरी, है ना। तो उसको यूज से हम लोग डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब दूरी का मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनती है
उसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और वो क्या होता है भी, फोकस दूरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं एफ, और फोकस दूरी के बीच संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। ये आप याद कर लीजिएगा, है ना, 1/v 1/u बराबर 1/f। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एफ के जगह पे एक फार्मूला है, एफ का मान अगर रख देते हैं यहाँ पे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r, है ना। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनाते टाइम अगर f का मान दिया हुआ है तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और r का मान दिया हुआ है तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी, f मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्ता त्रिज्या। और एक टॉपिक ये है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत पूछता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, मतलब आवर्धन है तो उसको हम लोग एम अगर कहीं मिलेगा तो फिजिक्स में तो समझ जाएंगे क्या है वो, आवर्धन का मान पूछा गया है जो भी। अच्छा, आवर्धन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन कभी कभी आवर्धित पूछता है, तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, याद रखना। क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल्स तो बताएंगे। एम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है और क्वेश्चन बनाने में ये मदद करेगी। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश बोल देते हैं और वस्तु की ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो आप एच डैश बटा एच याद रखिए, और नहीं तो सीधा सीधी याद रखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक फार्मूला हम लोग इसमें भी याद कर लेते हैं, एम बराबर माइनस भी बटा यू होता है। मतलब मान लीजिए अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी मालूम है, तो उसकी मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, ये इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ना हम लोग इसका भी यूज करते हैं, एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी बटा यू, इसका भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसका फार्मूला है, आवर्धन का है, ये भी चलता है, जरूरत के हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप और ये भी एग्जाम में पूछा है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए आवर्धन जो है मात्रक विहीन है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है, आवर्धन एम के मान में ऋणात्मक चिन्ह का क्या अर्थ है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने सारे क्वेश्चन आपको हम स्टार लगा रहे हैं, सब आप जाके प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और देखिए, सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो आवर्धन एम के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, अगर उसमें माइनस आ जाए, एम माइनस आ जाए, आवर्धन माइनस आ जाए, इसका मतलब क्या है। देखिए, माइनस आने का मतलब वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, वास्तविक। अच्छा देखिए, अच्छा माइनस आने का मतलब हम लोग समझते हैं निगेटिव, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा काम होना। याद रखिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं। इस माइनस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, है ना, माइनस मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब हम लोग याद कर रहे हैं, उल्टा काम होता है तो नहीं कहते अरे उल्टा काम हो रहा है, निगेटिव काम हो रहा है ना। तो निगेटिव आने का, माइनस आने का मतलब है उल्टा। अच्छा, उल्टा किसके साथ चिपकाते आए हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ, याद कीजिए, है ना। इसका मतलब है अगर आवर्धन का मान में अगर ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगी, और उल्टा का मतलब क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी। और उसी तरीका से क्या है, एम का मान अगर धनात्मक मान आता है तो सीधा प्रतिबिंब होगी, और सीधा जो होता है आभासी के साथ हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा थ्योरी जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अब जो है न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, और हम लोग के साथ पास क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो वगैरह जो है सब पसंद आए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।